हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 7 है, एटॉमिक थ्योरी एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये हम आज स्टडी करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो बच्चों, इससे पहले कि इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए, आपको एक चीज मैं बता दूं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये जो एटॉमिक थ्योरी वाला जो पार्ट है, ये आपका बिल्कुल रिपीटिशन वर्क है जो आपका 9th क्लास में पढ़ा था आपने चैप्टर नंबर 4 में, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ठीक है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप सभी लोग इससे पहले कि ये वीडियोस देखें चैप्टर नंबर 7 के, क्लास 10th के प्लेलिस्ट सेक्शन में क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 मैंने डाला है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, एक बार वो कंप्लीट देख लेंगे तो उससे क्या बहुत आसानी से आपको एक बार ये चैप्टर डिटेल में समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ दोबारा डिस्कस करूंगा यहाँ पे, लेकिन आप एक बार वो भी देख लेंगे क्योंकि वहां पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे डिस्कस नहीं की गई है। फॉर एग्जांपल कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लॉज वहां डिस्कस किए हैं रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, अफबाउस प्रिंसिपल है, कैसे इनको ध्यान रखना है। यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट था वो थोड़ा ओमिट किया, वो आपके बुक में नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो वो 9th स्टैंडर्ड से वहाँ एक बार वीडियो जरूर देख लेंगे। बाकी यहाँ पे डिटेल में एटॉमिक थ्योरीज और उनका ब्रीफ में कंक्लूजन वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बच्चों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये थ्योरी आपने 9th क्लास में पढ़ी है। तो पहली थ्योरी जो साइंटिफिक थ्योरी थी जो कि दी थी जॉन डाल्टन ने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, इस थ्योरी को उन्होंने प्योर इंट्यूशन आधार पे दिया, मतलब जस्ट थॉट प्रोसेस के आधार पे दिया, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, जस्ट सोचा और एटम के बारे में अपनी अवधारणा प्रस्तुत कर दी। सो इसलिए हम इनको पोस्टुलेट्स, अजम्पशन कहेंगे। ये कोई प्रूवन चीज नहीं है, बाद में इनमें से कुछ पोस्टुलेट गलत साबित हो गए, कुछ सही भी थे। ठीक, सो स्टेट मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आपका एक दो बार एग्जाम में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, डाल्टन के पोस्टुलेट्स पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है मैटर जो है, हम अपने चारों ओर जो भी मैटर देखते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों का बना है, और इन छोटे छोटे जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इनको क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। उसके बाद एटम जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का, और इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। मतलब एन एटम इज इनडिविजिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल, दैट मींस इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ये इसका दूसरा असम्पशन है। उसके बाद डाल्टन के अनुसार क्या है कि जो एलिमेंट होता है उसके जितने भी एटम्स है वो सारे हर प्रकार से सिमिलर होते हैं। दे आर एग्जैक्टली अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट्स। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब चाहे वो मास हो, साइज हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, सब में मैच होते हैं एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स। ठीक है, और इसी कारण से एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है। लेकिन अगर हम अलग अलग एलिमेंट के एटम्स की तुलना करें, अलग अलग एलिमेंट्स के, तो उनके एटम्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी, मास अलग होगा, साइज अलग हो सकता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्क होगा। तो एक ही एलिमेंट के एटम सिमिलर बताए और अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले बताए। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जैसे कि मास हो गया, साइज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद जो एटम्स होते हैं अलग अलग एलिमेंट्स की, उनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन लेन देन करने की क्षमता भी अलग होती है। तो जो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं होल नंबर्स में। तो एक्चुअल में ये पॉइंट नंबर 2 के जैसा, ये उसी को सपोर्ट करता है। भाई एटम के टुकड़े तो हो ही नहीं सकते, तो मतलब एटम्स हमेशा साबुत ही एग्जिस्ट करते हैं, होल कंप्लीट एग्जिस्ट करेगा। तो जब भी एटम्स एलिमेंट्स के कंबाइन होते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, तो वो होल नंबर में ही कंबाइन होगा। मतलब कोई एटम का 1.5, 2.5, पौने 2 इस तरह से नहीं हो सकता, कंप्लीट एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनेगा, कंपाउंड बनेगा। तो एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन होल नंबर्स टू फॉर्म ए कंपाउंड। तो जब भी कंपाउंड बनेगा 2 या 2 से अधिक प्रकार के एटम्स, एलिमेंट्स के एटम्स को जुड़ने से, कंबाइन होने से, तो एटम जो होते हैं वो पूर्ण संख्या, होल संख्या में ही कंबाइन होंगे। मतलब उसका पार्ट फ्रैक्शन करना संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला इन्होंने पॉइंट क्या बताया डाल्टन ने, कि जो एक एलिमेंट है उसके एटम्स को हम किसी केमिकल रिएक्शन में एक भिन्न एलिमेंट के एटम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें कि हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है, तो ऑक्सीजन का एटम को अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन का ही मिलेगा हमको। ऑक्सीजन का एटम कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एटम ऑफ सम अदर डिफरेंट एलिमेंट। समझ में आ गया? तो किसी केमिकल रिएक्शन में एटम का जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम्स को कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एटम्स ऑफ सम अदर एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन।
समझ में आ गया? तो केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम में बदला नहीं जा सकता है। उसके बाद ये केमिकल रिएक्शन क्या चीज है? तो डाल्टन ने बताया केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, सिंपली एटम्स अपनी रीग्रुपिंग करते हैं, रीअरेंजमेंट करते हैं। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ए बी है, दूसरा सी डी है। अब ए और बी के बीच में बंधन है, तो जब रिएक्शन होगा तो ए और बी अलग हो गए, बी चला गया डी के साथ, ए आ गया सी के साथ में, तो मतलब सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। समझ में आ गया? ना तो एटम्स नष्ट होते हैं, ना ही एटम्स क्रिएट होते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है? तो इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स सिंपली रीअरेंज देमसेल्व्स, सिर्फ इधर उधर अपनी जगह बदलते हैं, बॉन्डिंग नई बन जाती है, पुरानी टूट जाती है। दे आर नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो एटम्स क्रिएट होते हैं, निर्माण नहीं होता, नए नहीं बनते, और ना ही उनका डिस्ट्रक्शन होता है, नष्ट भी नहीं होते। और लास्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि जब भी दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के एटम्स आपस में कंबाइन होंगे तो वो एक फिक्स होल नंबर रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाएंगे। ये ऑलमोस्ट ये वाला ही पॉइंट है। कौन सा वाला? कि होल नंबर्स में कंबाइन होकर कंपाउंड बनाते हैं, तो फिक्स रेशियो रहेगा, रेशियो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे रेशियो नहीं था इसलिए मैंने लिखा है अलग पॉइंट। ठीक है कि नहीं? क्या जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 होता है। तो जब जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स जो होते हैं 1:2 के रेशियो में जुड़ेंगे। ये रेशियो फिक्स हो गया। अगर एक एटम कार्बन का लगेगा तो 2 ऑक्सीजन का लगेगा, तो ऑक्सीजन का डबल हो गया। अगर 5 एटम कार्बन के लगेंगे तो 10 एटम ऑक्सीजन के लगेंगे। अगर 100 एटम कार्बन के लगेंगे तो 200 लगेंगे ऑक्सीजन के। तो मतलब 1:2 का रेशियो हो गया। ठीक है? इसी प्रकार से अमोनिया मॉलिक्यूल है NH3। अब NH3 में एक एटम नाइट्रोजन का लगेगा तो 3 हाइड्रोजन का लगेगा, तो ये रेशियो फिक्स हो गया। तो अगर मान लो नाइट्रोजन के मैंने 5 एटम कर दिए तो हाइड्रोजन के 15 लगेंगे, तो ये रेशियो चेंज नहीं होगा, इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। ओके? तो जब भी कंपाउंड बनेगा तो जो भी दो या दो से अधिक प्रकार के एलिमेंट्स के एटम जुड़ रहे हैं, दे विल ऑलवेज कंबाइन इन ए फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। समझ में आ गया? होल नंबर होगा और सिंपल रेशियो होगा। ठीक? तो ये थे बच्चों डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स, अजम्पशंस। ठीक है कि नहीं? क्या अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो थी वो किसने की थी? सर जे थॉमसन ने। एक्सपेरिमेंट आपको 9th क्लास में डिटेल में बताया जा चुका है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, किसी को एक्सपेरिमेंट जानना है तो वहां से आप पढ़ लेंगे, बता चुका हूं मैं। क्लास 9 प्लेलिस्ट में जाएंगे, साइंस में चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पूरा कंप्लीट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट समझाया गया है। यहाँ सिर्फ हमको एटॉमिक मॉडल करना है। ठीक? सो हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, किन्होंने खोजा? सर जे थॉमसन ने। ठीक है कि नहीं? क्या 1906 में खोजा था। ठीक है कि नहीं? क्या उसके बाद ब्रीफली डिस्क्राइब थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एंड इट्स ड्रॉबैक। ठीक है? तो थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसके बारे में थोड़ी सी हमको चर्चा करनी है, और साथ में क्या उसकी कमियां हैं, ड्रॉबैक्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है, वो देखेंगे हम। तो सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन, और इसके लिए उनको एक्सपेरिमेंट कौन सा करना पड़ा? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है? और उसी में फिर कैथोड रेज उन्होंने प्रोड्यूस की थी। ठीक है कि नहीं? क्या बहुत ही लो प्रेशर पे हम डिस्चार्ज ट्यूब में गैस भर देते हैं। ठीक है? और जब दो एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड्स के बीच में बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज लगाते हैं तो कुछ इनविजिबल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं ट्यूब के अंदर, और ये पार्टिकल्स कैथोड से निकल के एनोड की तरफ ट्रेवल करते हैं। क्योंकि कैथोड से निकले तो इनको कैथोड रेज का नाम दिया गया। और बाद में इनको जब स्टडी किया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, तो पता लगा ये जो अदृश्य कण है छोटे छोटे, इनमें नेगेटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक जाते हैं। और इससे पता लगा कि जो कैथोड रेज हैं दे आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और इन्हीं पार्टिकल्स को बाद में नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। और इसी की खोज का श्रेय जाता है सर जे थॉमसन को, एंड ही गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस। ठीक? तो अभी डिस्कवरी के बाद में उन्होंने क्या है इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये सॉरी जो हमारा एटम है, एटम के बारे में अपना अवधारणा प्रस्तुत की। ये उसका मॉडल है कि एटम कैसा होता है। तो थॉमसन के मॉडल के अनुसार एन एटम इज ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10⁻⁻10 मीटर, मतलब, और इसी दूरी को हम एक एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम। तो 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। तो क्या बताया थॉमसन ने कि जो एटम होता है ये एक सॉलिड ठोस गोला होता है। ठीक है? और इसका रेडियस कितना होता है? इसका रेडियस होता है नियरली 10⁻10 मीटर। समझ में आ गया? इतना होता है इसका रेडियस। उसके बाद The entire mass and positive charge of atom is uniformly spread throughout the sphere। और उन्होंने क्या कहा कि एटम का जो पूरा मास है और एटम का जो प्लस का चार्ज है ये यूनिफॉर्मली इस पूरे स्फीयर में हर जगह फैला हुआ है, और सिर्फ जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में कहीं कहीं धसे हुए हैं,
उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक तरबूज के अंदर उसके बीज होते हैं, या पुडिंग होती है ना, पुडिंग स्वीट डिश, उसके अंदर प्लम्स होते हैं, प्लम्स मतलब काजू किशमिश बादाम जो होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स, वो। ठीक, तो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट, एटम एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस 10⁻⁻⁻ मीटर है, जिसको हम 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। सारा मास और सारा प्लस का चार्ज जो एटम का है वो यूनिफॉर्मली पूरे गोले के अंदर फैला हुआ है, हर जगह एक समान रूप से। ठीक, ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज, और जो टोटल चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन्स का, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का, वो मात्रा में उस स्फीयर के पॉजिटिव जो चार्ज है स्फीयर का उसके बराबर भी है। और इसी कारण से जो एटम है इलेक्ट्रिकली क्या है, न्यूट्रल है। समझ में आ गया। सो द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू जो है टोटल नेगेटिव चार्ज किसके बराबर है, टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नीट्यूड में, मात्रा में बराबर है उनका चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज के। ये क्या है, कहां है ये, दे आर एम्बेडेड इन दिस स्फीयर, इस गोले के अंदर, ठोस गोले के अंदर धसे हुए हैं। कहां धसे हुए हैं, जस्ट लाइक सीड्स इन ए वाटरमेलन, जिस प्रकार से तरबूज के अंदर कहीं कहीं पर बीज होते हैं, और प्लम्स इन ए पुडिंग, या पुडिंग में क्या होते हैं, प्लम्स, ड्राई फ्रूट्स। और क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज, उनका मैग्नीट्यूड टोटल पॉजिटिव चार्ज के बराबर है, तो एटम जो होता है एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो ये भी बताया यहाँ पे कि न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करेगा। तो सेंस द मैग्नीट्यूड होता है मात्रा, क्वांटिटी, सो द मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज अ होल। क्लियर। और इसीलिए ये जो मॉडल है इसी को कहा गया है प्लम पुडिंग मॉडल। जैसे पुडिंग में प्लम्स होते हैं, प्लम्स के जैसे इलेक्ट्रॉन्स है कहीं कहीं पे। ठीक है, ओके जी। तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, ठीक है, ये हमारा प्लम पुडिंग मॉडल है। तो ये हमारा जो वॉयलेट कलर में दिखाया हुआ है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, सारा मास और सारा प्लस का चार्ज यहाँ फैला हुआ है, तो प्लस 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 लिखा है वॉयलेट कलर वाले में। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है येलो कलर में दिखाए हैं, वो कहीं कहीं पे धसे हुए हैं ऐसे, और बाकी पूरा स्फीयर है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, और टोटल उनका जो मैग्नीट्यूड है बराबर है। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, ये इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं इसको। ठीक है, कि पूरा जो ऑरेंज कलर वाला जो पार्ट है वो हमारा पॉजिटिव स्फीयर है, और इलेक्ट्रॉन्स इसमें कहीं कहीं पे धसे हुए हैं। और जैसे हम तरबूज काटते हैं तो एक समझ लेंगे जो उसका रेड कलर वाला पोर्शन है वो उसका पॉजिटिव चार्ज है, मास भी है, सब जगह गूदा पल्प भरा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये बिल्कुल किस प्रकार से हैं, उनके बीजों की तरह है, जो कि कहीं कहीं पे धसे होते हैं। ठीक है कि नहीं क्या। सो इसीलिए इसको हम वाटरमेलन मॉडल और या फिर क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये था थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अब देख लेते हैं इसकी कमियां क्या हैं। ठीक है कि नहीं क्या। और फिर हम पढ़ेंगे बच्चों रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, चलिए, तो ड्रॉबैक्स क्या है थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के। तो सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है, ये मॉडल जो है ना बच्चों, इसके आगे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के बाद में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, और रदरफोर्ड ने क्या किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया था। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की जो बौछार है या अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम है वो उसको टकराने दिया एक बहुत पतली मेटल फॉइल से, गोल्ड फॉइल से। और बाद में क्या पता लगा, टकराने के बाद में जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्कैटर हो गए, इधर उधर बिखर गए। तो स्कैटरिंग को ये समझा नहीं पाया, कुछ अल्फा पार्टिकल छोटे एंगल पे बिखर गए, कुछ बिखर गए बड़े एंगल पे। तो अभी हम अगले एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। तो ये जो थॉमसन का मॉडल है, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन मेटल फॉइल्स। गोल्ड फॉइल यूज की थी रदरफोर्ड ने, एज ऑब्जर्व्ड बाय रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जब इनको पतली गोल्ड फॉइल में से पास किया गया तो ये सीधा जाने के बजाय क्या हो गए, इधर उधर स्कैटर हो गए। और ये स्कैटरिंग जो होता है इसको थॉमसन का मॉडल समझा नहीं पाया, क्योंकि अगर भाई एटम जो है हमारे पॉजिटिव हैं, ये सॉरी एटम क्या हमारा ठोस सॉलिड स्फीयर है, तो अल्फा पार्टिकल्स को तो स्फीयर्स में जाकर के धस जाना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए अल्फा पार्टिकल में दम है, पार भी चला गया तो सीधा जाना चाहिए, मुड़ते क्यों, टेढ़े मेढ़े क्यों हो जाते हैं, इसका कोई कारण नहीं बता पाता है ये मॉडल। इसलिए ये इसका पहला लिमिटेशन है। दूसरा क्या है, एक और चीज है स्पेक्ट्रल लाइंस। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट होता है, डीएनए होता है, हर इंडिविजुअल का स्पेसिफिक डीएनए, इसी प्रकार से हर एलिमेंट के एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल लाइंस होती है जो एलिमेंट की पहचान कराती है। ठीक है, तो यदि हम एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट के एटम को एनर्जी देकर के एक्साइट करते हैं, ठीक है कि नहीं क्या, तो उससे कुछ कलर्ड लाइट निकलती है। ठीक है, तो ये लाइट को हम
स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से ऑब्जर्व करते हैं। तो नॉर्मली ये लाइट्स क्यों निकलती है, ये स्पेक्ट्रल लाइन्स या कलरफुल लाइट जो होती है क्यों निकलती है, ये तब निकलती है जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप मार जाते हैं, जब उनको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो हायर लेवल्स पे जंप मार जाएंगे, हायर ऑर्बिट्स में चल जाएंगे, फिर वापस थोड़ी देर बाद वापस एनर्जी लूज करके लौटते हैं। तो इसके कारण ये जो ट्रांजिशन होता है ना अलग अलग ऑर्बिट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का, इसके कारण हमको ये शार्प लाइंस दिखते हैं। कलर लाइंस भी होते हैं, डार्क लाइंस बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में बोर के मॉडल में। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस कहलाती है और स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोस्कोप की मदद से इनको हम देख सकते हैं। तो किसी भी एलिमेंट में, स्पेशली हाइड्रोजन एटम है या फिर कोई और भी एलिमेंट है, उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं ना, उनका ओरिजिन क्या है, उत्पत्ति क्यों है, मतलब कहां से स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आते हैं, कलर्ड एंड डार्क लाइंस स्पेक्ट्रोमीटर में। जब हम क्या है एनर्जी देते हैं एटम्स को किसी एलिमेंट के, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ये मॉडल, ये उसका दूसरा लिमिटेशन है। समझ में आ गया? केमिकल बॉन्डिंग के बारे में नहीं समझा, और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। बेसिक ये दो ड्रॉबैक्स हैं। क्लियर है? तो अभी हम देखेंगे जो फर्स्ट ड्रॉबैक है कौन सा, कि अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग को नहीं समझा पाता। तो क्या था ये, तो यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ठीक है कि नहीं? क्या ओके जी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। तो यहाँ बच्चों एक्सपेरिमेंट पूरा समझाया गया, नहीं तो फिर ये पता नहीं चलता स्कैटरिंग वाला मामला। ठीक है कि नहीं? क्या तो आपकी बुक में दिया हुआ है, डिस्क्राइब Rutherford's gold foil experiment and its conclusions regarding the structure of atom। तो एक्सपेरिमेंट समझाना है और इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखा, और देखने के बाद में एटम के स्ट्रक्चर से संबंधित क्या निष्कर्ष निकला वो समझाना है हमको। ठीक है, एंड व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, और फिर इसकी भी क्या कमियां हैं, खामियां क्या है, लिमिटेशन क्या है, वो भी देखेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। इसके लिए रदरफोर्ड ने बच्चों पहली बात तो एक रेडियोएक्टिव सोर्स लिया, रेडियम जैसा, उससे लगातार हाई एनर्जी पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स निकलते रहते हैं। अल्फा पार्टिकल्स मैं आपको पहले पिछली क्लास में बता चुका हूं, ये पॉजिटिवली चार्ज हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। हीलियम एटम जो होता है उसका न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो मास तो उसका 4mu हो गया। ठीक है, और चार्ज के नाम पर एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है हीलियम का एटम, तो सिर्फ पीछे उसका न्यूक्लियस बच जाता है जिसका मास 4mu है और चार्ज +2 हो गया, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स का चार्ज हो गया। तो पॉजिटिवली चार्ज हीलियम के न्यूक्लियाई को ही अल्फा पार्टिकल कहा जाता है। और ये अल्फा पार्टिकल्स रेडियोएक्टिव सोर्स से लगातार उसके न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं, जैसा कि रेडियम होता है। तो रेडियम का एक छोटा सा टुकड़ा, उसको हम एक लेड के ब्लॉक में ले लेते हैं। लेड जो होता है वो रेडियोएक्टिव किरणों को एब्जॉर्ब करता है, तो इससे नुकसान हो सकता है। अगर हमारे शरीर पे गिरेंगी रेडियोएक्टिव रेडिएशन तो कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए क्या है, हम एक लेड का ब्लॉक लेते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर सामने एक तरफ होल करते हैं और उस होल में क्या रेडियम का टुकड़ा इंसर्ट कर देते हैं। तो उस होल से एक ही दिशा में ये अल्फा पार्टिकल्स निकलेंगे। समझ में आ गया? सो रदरफोर्ड ने बोम्बार्ड किया। बोम्बार्डमेंट होता है टकराने देना। ठीक है, एक बहुत पतली सी लोहे गोल्ड की फॉइल ले ली, फॉइल होती है पतली सी शीट ले ली, और इसकी मोटाई 10⁻⁷ मीटर थिक है। ठीक है, तो बहुत बारीक है। जैसे मिठाइयों पे अपना वर्क नहीं लगाते, जो जैसे सिल्वर फॉइल होती है, गोल्ड फॉइल होती है, जो मिठाइयों पे भी लगती हैं, तो बस गोल्ड की जगह सिल्वर की जगह गोल्ड फॉइल ली उन्होंने, बहुत पतली, एंड इससे हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स टकराने दिए, जो कि कहां से आ रहे थे, एक रेडियोएक्टिव सोर्स लाइक रेडियम। और बाद में अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए कि टक्कर लगने के बाद निकले कि नहीं निकले, गए तो कहां गए, इसको पता लगाने के लिए एक जिंक सल्फाइड, एक ये सेंसिटिव मटेरियल है, इससे कोट करके एक सर्कुलर स्क्रीन रख दिया चारों ओर, उस सेटअप के चारों ओर। मैं दिखाऊंगा अभी नीचे फिगर में। तो अब स्क्रीन की विशेषता क्या है, जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन पे यदि कोई भी हाई एनर्जी कण बारीक से टकराता है जाकर के, तो वहां पे एक ब्राइट स्पॉट, चमक प्रोड्यूस होती है, और इसी चमक को कहते हैं सिंटिलेशन। समझ में आ गया? तो ही प्लेज अ सर्कुलर जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन सराउंडिंग द सेटअप टू रिकॉर्ड द सिंटिलेशन। तो इस तरह से इसको रिकॉर्डर के लिए, रिकॉर्डर के रूप में यूज किया गया कि अल्फा पार्टिकल्स टकराने के बाद कहां गए उसको रिकॉर्ड किया जा सके। समझ में आ गया? तो नीचे मैं डायग्राम में आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, दिख रहा है सबको अच्छे से? ओके जी। तो ये देखो हमारा एक लेड का ब्लॉक है ग्रेश ब्लैक कलर का, इसके सेंटर पे एक उस तरफ से होल किया हुआ है, अंदर एक रेडियोएक्टिव सोर्स रखा गया है जो कि क्या है, रेडियम है, और यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स की जो बीम है वो निकल रही है। ये हमारा जो येलो कलर की शीट है, एक बहुत पतली सी गोल्ड की फॉइल है। जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स गए तो कुछ उसने ऑब्जर्वेशन देखा। क्या देखा उसने वो मैं बताऊंगा अभी डिटेल में। और एक सर्कुलर स्क्रीन रख दिया, जिंक सल्फाइड से कोटेड स्क्रीन रख दिया, जो कि डिटेक्टर की तरह काम करता है। अल्फा पार्टिकल्स टकराने के बाद अगर स्क्रीन से टकराएंगे तो वहां ब्राइट चमक प्रोड्यूस होती है।
ठीक है कि नहीं क्या? चलिए, तो ये तो था इसका बेसिक एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने देखा क्या, तो 3 मेन ऑब्जर्वेशन यहां लिखे गए हैं और उन तीनों से उसने 3 मेन निष्कर्ष निकाले, वो यहां राइट साइड में लिखे गए हैं। ठीक है कि नहीं क्या? चलिए, तो गोल्ड फॉइल समझ में आ गया, डिटेक्टर, ये आपको डायग्राम बनाना है नोटबुक के अंदर। ओके, तो सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था वो था अधिकतर अल्फा पार्टिकल बच्चों इस शीट को पार करके सीधे चले गए। ऑलमोस्ट 99% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स दे वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल। इस प्रकार से चले गए जैसे कि कोई है ही नहीं वहां पे, फॉइल है ही नहीं। समझ में आ गया? तो देखो, ये मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स ट्रेवल थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बिना रास्ता बदले सीधे चले गए। अच्छा, ये तभी संभव है जब यहाँ पे कुछ नहीं, और कुछ नहीं मतलब खाली जगह। तो निष्कर्ष ये निकला, एटम ठोस नहीं होता, गोल मोल भरा हुआ नहीं है, सॉलिड स्फीयर नहीं है। एटम तो मोस्टली एम्प्टी स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर भरा होता तो उसमें तो धस जाते अल्फा पार्टिकल्स। इतना दम नहीं होता कि गोल्ड के एटम से इजीली पार चला जाए। ठीक है कि नहीं क्या? और इस शीट में भी हजारों एटम मोटाई के एटम्स हैं भाई। 10⁻⁷ मीटर का मतलब हो गया एक एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर होता है लगभग। तो 1000 एटम मोटी थिक ये शीट है। वो 1000 एटम को लगातार पार करते हुए कैसे चले गए बिना एनर्जी में कमी आई और फटाफट निकल गई? ये तभी संभव है जब एटम क्या हो, खाली स्थान हो, खाली जगह हो। ठीक है, तो निष्कर्ष निकला एटम इज मोस्टली इन एम्प्टी स्पेस। उसके बाद सीधे गए तो गए, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स थे जो छोटे मोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, अक्यूट एंगल। समझ में आ गया? तो देखो, ये कुछ 10-20 डिग्री पे, 30-40 डिग्री पे डिफ्लेक्शन हुआ, तो ये थोड़े साइड में टकराए, यहाँ पे चमक मिली। ठीक, तो डिफ्लेक्शन कैसे हुआ अब वो समझेंगे। तो पता ये लगा कि एटम का जो स्फीयर, जिसको कि थॉमसन ने पॉजिटिव स्फीयर बोला था, अब वो पॉजिटिव स्फीयर जो है ना, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, वो कुछ मुड़ रहे, और हमको पता है कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चीज को एक तरह से किसी ने धक्का मारा तभी तो मुड़ा पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज को धक्का मारने का गुण किस में होगा? पॉजिटिव चार्ज में होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। तो निष्कर्ष ये निकला कि जितना भी एटम का पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा एक छोटे से स्थान पे केंद्रित है। ठीक है, बहुत ही छोटे से स्थान पे केंद्रित है। उसका सारा मास एटम का और सारा चार्ज और इतने छोटी सी जगह पे केंद्रित है। और यही कारण है कि एक बड़े सारे एटम में से अगर हम 100 अल्फा पार्टिकल गुजार रहे हैं तो 95, 98, 99% तक तो सीधे ही चले जा रहे हैं, वो उस सेंट्रल रीजन से दूर जा रहे हैं। और केंद्र में सारा का सारा मास और प्लस का चार्ज इस प्रकार से कॉन्सेंट्रेटेड है कि बहुत गलती से कोई एक आधा अल्फा पार्टिकल उसके बहुत नजदीक से चला गया तो इतना स्ट्रॉन्ग रिपल्शन महसूस करता है कि वो डिफ्लेक्ट हो जाता। तो जितना नजदीक से उसके गुजरेगा उस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के, उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा। समझ में आ गया? तो इस पॉजिटिवली चार्ज डेंस बॉडी को न्यूक्लियस का नाम दिया रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो देखो, सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। ठीक है, और कुछ अल्फा पार्टिकल तो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, और करीब 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो टकरा करके वापस लौट आया इधर को ही। मतलब इसका डिफ्लेक्शन है, इट इज मोर देन ऑलमोस्ट 170-180 डिग्री, लगभग मतलब रिवर्स डायरेक्शन में वापस आ गया। तो इसका मतलब है ये अल्फा पार्टिकल इक्का दुक्का ऐसा भी हो सकता है कि जो सीधा न्यूक्लियस की ही सीध में चला जा रहा हो, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की सीध में चला जा रहा हो, और वो स्ट्रांगली रिपेल होकर वापस भेज दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो ओकेजनली लगभग हर 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में एक आधा वापस बाउंस बैक करके अपनी ओरिजिनल दिशा में वापस आ गया। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है कि जो एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली नहीं फैला हुआ है, बल्कि बहुत ही छोटे से स्थान पे केंद्रित है। और इस छोटे से डेंस बॉडी को रदरफोर्ड ने नाम दिया न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस की खोज के लिए बच्चों रदरफोर्ड को 1908 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है ना? चलिए, अब हम देखते हैं डिटेल में इसके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं एंड व्हाट आर द conclusions on the basis of those observations. Clear? चलिए, तो पहला, he made following observations. Most alpha particles passed straight without any deviation in the path. अधिकतर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए बिना रास्ते में बदलाव हुए, चेंज हुए। डेविएशन होता मुड़ जाना। Some alpha particles got deflected at small angles. कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो छोटे मोटे एंगल्स पे मुड़ गए, मतलब एक्यूट एंगल, वाइल फ्यू एट लार्जर एंगल्स। और कुछ ही उससे भी कम ऐसे थे जो कि बड़े 90 डिग्री से ज्यादा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब फॉइल के भी इस तरफ आ गए। ठीक है, और एक मैंने क्या बताया लास्ट वाला, ओनली 1 अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स, लगभग 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो अपनी जिस दिशा से आया उसी दिशा में लौट करके बाउंस बैक होके वापस आ गया। बच्चों, आखिरी वाला जो
ऑब्जर्वेशन है, इसने रदरफोर्ड को बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित कर दिया। वो कितना आश्चर्यचकित हुआ, इसको उसने किन शब्दों में प्रकट किया, उस शब्द में उसके बताता हूं रदरफोर्ड ने क्या कहा उस वक्त। उसको इस ऑब्जर्वेशन के बाद में क्या लगा, ऐसा लगा जैसे कि एक हम 20 से 30 इंच का कैनन शेल होता है तोप का गोला, ठीक है, 20 इंच का तोप का गोला, 20 इंच मतलब होता है कम से कम 45 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, 20 इंच का तोप का गोला हम फायर करें किसके ऊपर, एक टिश्यू पेपर के ऊपर। आपको पता है टिश्यू पेपर कितना मोटा होता है, और वो 20 इंच का गोला टिश्यू पेपर से टकराता है और टकरा करके वापस आ जाता है तोप की तरफ ही। तो बोलो कितना आश्चर्य होगा। तो उतना ही आश्चर्य इसको इस आखिरी वाले ऑब्जर्वेशन से हुआ कि अल्फा पार्टिकल्स वापस कैसे आया भाई, या तो धस जाता, फंस जाता, पार चला जाता, वापस क्यों आया, उसको क्या खाया। तो ये उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया वो, ठीक है। चलिए, सो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, रदरफोर्ड वाज हाईली सरप्राइज्ड एट द लास्ट ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशंस, और ऊपर जो भी उसने देखा एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसका निष्कर्ष उसने नीचे लिखे रूप में दिया है, और यही क्या है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है, निष्कर्ष, ठीक है। तो देखते हैं अभी हम क्या है ये रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या इसी को हम बोल सकते हैं कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो पहला पॉइंट जैसे कि मैं बताया था, क्या, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स फॉइल से सीधे गुजर गए। इट इंडिकेट्स दैट, इससे साबित ये हुआ, क्या इससे क्या इंडिकेशन मिलता है कि एटम जो होता है अधिकतर खाली स्थान है, खाली जगह है, सॉलिड नहीं है, जैसा कि जे थॉमसन ने बताया, खाली है तभी सीधा पार चला गया, सॉलिड होता तो अल्फा पार्टिकल जाके धस जाते, फंस जाते, ठीक। उसके बाद द डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स शोज दैट, और अल्फा पार्टिकल्स का तितर बितर होना, डिफ्लेक्शन होना, ये शो करता है सारा मास और सारा प्लस का चार्ज यूनिफॉर्मली नहीं फैला, बल्कि एटम में एक बहुत ही छोटे से स्थान पे केंद्रित है, और इस छोटे से डेंस बॉडी को नाम दिया गया न्यूक्लियस। यहीं पे सारा मास है, यहीं पे सारा प्लस का चार्ज है, हैवी है, पॉजिटिव चार्ज है, डेंस है। और ये लगभग, इसका साइज की अगर बात करें तो ये एटम से 1,00,000 गुना छोटा है। अगर एटम का साइज 10⁻⁻10 मीटर है तो इसका साइज होता है 10⁻⁻15 मीटर, जिसको 1 फर्मी बोलते हैं। एटम का साइज 1 एंगस्ट्रॉम है, इसका 1 फर्मियन या फर्मी। The alpha particles are repelled by this positively charged nucleus. तो अल्फा पार्टिकल जो है वो अगर इसके बहुत नजदीक से गुजरते हैं तो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन महसूस करते हैं और वो फिर भटक जाते हैं अपने रास्ते से, और यही कारण है उनके डिफ्लेक्शन का, स्कैटरिंग का, जो कि थॉमसन का मॉडल ऑफर नहीं करता। समझ में आ गया। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी के लिए बच्चों रदरफोर्ड को नोबेल प्राइज मिला, जैसे कि मैंने बताया था 1908 में, ठीक है। अब उनके बाद में लेटर ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो बाद में क्या है, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के अंदर, प्रोटॉन्स, इसको भी प्रूव कर दिया। और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी किसने, गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड के सुझाव पे, ठीक है। और जेम्स चैडविक ने कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स की खोज की, न्यूट्रॉन्स, ये रदरफोर्ड के सजेशन पे दोनों ने काम किया। समझ में आ गया। तो लेटर ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट इज प्रोटॉन्स, इट वाज प्रूव्ड बाय गोल्डस्टीन एंड जेम्स चैडविक ने न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स की खोज की रदरफोर्ड के सजेशन के आधार पे। तो मेन मॉडल हमारा ये रदरफोर्ड का है, ठीक है। उसके बाद क्या, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, और एटम फिर न्यूट्रल कैसे रहेगा, एटम जो है न्यूट्रल कैसे रहेगा, तो बताया रदरफोर्ड ने कि जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, उसकी संख्या इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होती है। तो एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, थॉमसन ने खोज तो लिया, सही है, बट इलेक्ट्रॉन्स धसे हैं, फंसे हैं, स्थायी है, वो गड़बड़ हो गया। तो अब क्योंकि एटम ठोस ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, वो कहां जाएंगे। तो फिर आगे बताया रदरफोर्ड ने क्या, द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, जो माइनस के चार्ज के जो पार्टिकल्स है, कण है, इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के बराबर ही है उनकी मात्रा, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स एट हाई स्पीड। ये इलेक्ट्रॉन्स स्थायी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे गोल गोल ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी एज पॉइंटेड आउट बाय थॉमसन। तो थॉमसन के अनुसार, जैसा उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग मॉडल के अनुसार फंसे हैं, धसे हैं, कहीं कहीं पे स्फीयर के अंदर एम्बेडेड है, तो रदरफोर्ड ने बताया वो स्थायी नहीं है, बट दे आर रिवॉल्विंग एट हाई स्पीड अराउंड द
न्यूक्लियस ऑफ एटम। और साइज के बारे में क्या बताया उन्होंने, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, साइज काफी छोटा है, 1,00,000 गुना छोटा, 10⁻15 मीटर, एटम का 10⁻10 होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एटम, तो लगभग 1,00,000 टाइम्स छोटा है। बच्चों ये बिल्कुल, अगर मैं एक छोटी सी आपको कंपैरिजन बता दूं, तो अगर आप एक क्रिकेट के स्टेडियम को एक एटम माने, तो उस स्टेडियम के सेंटर पे, पिच पे एक टेनिस की बॉल रख दो, वो उसका न्यूक्लियस है, इतना छोटा होता है। या फिर एक घर के अंदर बड़ा सारा आपका हॉल है, उस हॉल में एक छोटा सा कांच की गोली, कंचा सेंटर पे हवा में लटका दो, वो उसका न्यूक्लियस है। इतना छोटा होता है न्यूक्लियस एटम के मुकाबले, नेग्लिजिबल साइज है, 1,00,000 टाइम्स स्मॉलर। समझ में आ गया? वो सारा वजन और सारा चार्ज उसी के अंदर होता है। चलिए अब इसका जो मेन ड्रॉबैक है रदरफोर्ड के मॉडल का, वो देखेंगे क्या है, लिमिटेशंस एंड ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो बच्चों एक साइंटिस्ट हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इन्होंने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी है। ये थ्योरी क्या कहती है, कोई भी एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल स्पेस में यदि मूव करता है तो वो लगातार एनर्जी छोड़ता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। समझ में आ गया? एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। अब अगर हम रदरफोर्ड के मॉडल की बात करें, तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन्स है गोल 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 सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, और कोई भी चीज अगर गोल मोशन में होती है, सर्कुलर ऑर्बिट में होती है, रोटेशनल मोशन में होती है, तो लगातार रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो बदलती है, और डायरेक्शन बदलने के कारण इसका मतलब वेलोसिटी बदलेगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इज डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी होती है, उसमें डायरेक्शन भी होता है, तो मैग्नीट्यूड बदलने से भी वेलोसिटी बदलती है, दिशा बदलने से भी बदलती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लगातार दिशा परिवर्तन के कारण क्या होता है, लगातार उनकी वेलोसिटी बदल रही है, और वेलोसिटी में बदलाव मतलब एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल भी है, और गोल मोशन में होने के कारण एक्सिलरेटेड पार्टिकल भी है। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए एप्लीकेबल कैंडिडेट है। तो ये थ्योरी क्या कहती है, कोई भी मूविंग एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल लगातार एनर्जी छोड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसी कैटेगरी में आता है, ऐसा पार्टिकल है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, न्यूक्लियस के चारों घूमता हुआ जो कि एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, हेंस इट मस्ट कंटिन्यूअसली रेडिएट और लूज एनर्जी। तो लगातार ये भी क्या, एनर्जी रिलीज करेगा, छोड़ेगा। अब एनर्जी छोड़ेगा तो एनर्जी में कमी आ जाएगी उसके, और एनर्जी किस रूप में छोड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में छोड़ेगा। तो इससे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कमी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन में कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, उसकी वेलोसिटी जो है काइनेटिक एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी में कमी आएगी तो मतलब वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी स्लो नहीं होना चाहिए। हर एक चक्कर लगाने के लिए उसको उतना ही समय लगना चाहिए, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन स्लो हो गया तो सेम समय में चक्कर पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा नजदीक खिसक जाएगा न्यूक्लियस के। तो मतलब समझ में आ गया, वो हर बार वो मान लो एक सर्कुलर पाथ यहां से चला, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जा रही है, स्लो होते जा रहा है, क्योंकि एनर्जी गिर रही है, तो धीरे धीरे न्यूक्लियस के नजदीक नजदीक सरकता आएगा, और एक स्पाइरल जलेबी नुमा पाथ फॉलो करके कभी ना कभी उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी, न्यूक्लियस में कूद जाएगा, एंड इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। और ऐसे धीरे धीरे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स करेंगे, वन बाय वन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स ही कूद गए न्यूक्लियस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स का तो अस्तित्व ही नहीं बचा, तो एटम तो फूट गया एक तरह से, एटम्स विल बिकम अनस्टेबल। लेकिन बच्चों एटम्स जो होते हैं वो बहुत स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन कूद के नष्ट नहीं हो जाते, न्यूक्लियस के अंदर कूद नहीं जाते, क्योंकि बच्चों अभी मैंने बताया एक एटम का साइज से 1,00,000 गुना है छोटा न्यूक्लियस। ठीक है, अब अगर सारे इलेक्ट्रॉन कूद गए न्यूक्लियस में तो सिर्फ न्यूक्लियस ही बचेगा। अब इमेजिन करना, आपके सामने कोई मैटर है, आपके सामने आपका मोबाइल रखा हुआ है, अब ये मोबाइल एटम्स का बना हुआ है, कुछ समय बाद में अगर उस एटम्स में से सारे इलेक्ट्रॉन कूद कूद के न्यूक्लियस में समा गए, तो उस मोबाइल में जिसमें आप स्टडी कर रहे हो, या लैपटॉप है जिसपे आप स्टडी कर रहे हो, उसके सिर्फ अगर न्यूक्लियस ही बचेंगे तो उसका साइज 1,00,000 गुना छोटा हो जाएगा। मैटर का साइज 1,00,000 गुना छोटा हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब तुम्हारे आंखों के सामने गायब हो जाएगा। इमेजिन करो आपके मोबाइल को 1,00,000 गुना छोटा कर दे, तो एक डस्ट के पार्टिकल के जैसा हो जाएगा, दिखेगा भी नहीं आपको कहां गया। तो क्या आपके आंखों के सामने से मैटर ऐसे फूट फूट के ओझल होता है क्या, गायब होता होगा? एक दिन हम भी गायब हो जाएंगे, हमारा घर भी गायब हो जाएगा, पूरी दुनिया गायब हो जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है। एटम्स होते हैं स्टेबल, इसका मतलब कुछ तो भयंकर गड़बड़ है। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं देता है। इट कैन नॉट अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक। ठीक है, तो एटम तो कोलैप्स हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बाद रदरफोर्ड ने ये तो बताया कि न्यूक्लियस जो होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं हाई स्पीड पे ऑर्बिट्स में, बट किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, कहां कहां ऑर्बिट है, कितनी कितनी दूर पे है, क्या उनके रेडियस हैं, वो ज्यादा डिटेल जानकारी उन्होंने नहीं दी। सो रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। समझ में आ गया? इट वाज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड, ये नहीं दिया। इसी बच्चों इसी अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, जो अगले वाले मॉडल में पढ़ेंगे हम। उसके बाद नो एक्सप्लेनेशन वाज गिवन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटम्स। मैं पहले बता चुका हूं कि स्पेक्ट्रल लाइंस की उत्पत्ति का क्या कारण है,
क्यों एलिमेंट्स के एटम्स को एक्साइट करने पर, एनर्जी देने पर स्पेक्ट्रोस्कोप में ऑब्जर्व जब करते हैं तो हमको कुछ कलर्ड और डार्क लाइंस दिखती हैं। ये इसका उन्होंने कोई ओरिजिन नहीं समझाया कि उनके बनने का, दिखने का क्या कारण है। और लास्टली जो एलिमेंट्स हैं अलग अलग प्रकार के, उनके जो एटम्स हैं उनके बीच में क्यों केमिकल रिएक्शन होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी बिटवीन द atoms of different elements. This was again not explained by Rutherford. So ये थे बच्चों रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स। समझ में आ गया? तो आज हमने क्या देखा? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी देखी, उसके बाद क्या देखा? जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, और उसके बाद हमने देखा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट एंड उसका एटॉमिक मॉडल। अच्छे से तीनों क्वेश्चन याद कर लेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई एक आधा मॉडल जरूर पूछा जाता है, इस बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था, आने वाले में भी पूछा जा सकता है, पूरी संभावना है। तो डिटेल में समझ के नोट करेंगे। 9th में पढ़ चुके हो, 10th में मैंने पढ़ा दिया अभी, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम फिर मिलेंगे बोर मॉडल के साथ में। मीनवाइल आप उससे पहले क्या करेंगे, इसको अच्छे से 9th क्लास में जो समझाया है मैं बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां पे जाकर के इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे एंड आई विल डिस्कस इट वंस मोर। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, बी सेफ।